राजकीय महाविद्यालय बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, इस ही कंटेंट की ऑनलाइन क्लासेस में बीए सेकेंड ईयर के छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज हम जो हमारी पुस्तक है भारतीय राजनीतिक प्रणाली, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इस पुस्तक से आज हम भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल उसका वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है और भारतीय संघ में उसकी स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति की बजाय ब्रिटेन के सम्राट जैसी है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता। भारत का राष्ट्रपति वही व्यक्ति हो सकता है जो भारतीय हो, क्योंकि हमने संविधान में जो प्रस्तावना है हम भारत के लोग, उसके आधार पर यह पद या जो भी पद है वो केवल भारतीयों के लिए है। इस प्रकार वह भारत का नागरिक हो। आयु सीमा निर्धारित की गई है कि वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है तथा जो तीसरी है वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। चुनाव के समय वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। ऐसा इसलिए किया गया है भारतीय संविधान में क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी हो, राष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता। इस संबंध में संघ के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल और संघ अथवा राज्य के मंत्रियों और सरकारी अधिकारी इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। यदि निर्वाचन से पूर्व इनका कोई सदस्य रहता है तो निर्वाचन तिथि से उसका वह स्थान रिक्त समझा जाएगा। राष्ट्रपति अपने अवधि के दौरान, कार्यकाल के समय कोई अन्य वेतनभोगी पद ग्रहण नहीं कर सकता। अगला, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन में राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है। निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से किया जाएगा और वह जो चुनाव प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अधीन होगा। 1992 में 70वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो हमारे 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको भी 1992 के पश्चात 70वें संवैधानिक संशोधन से उनको भी निर्वाचन मंडल में शामिल कर लिया गया। निर्वाचन पद्धति हमें एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत का अर्थ होता है सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम,
इस आधार पर हम उनका चुनाव करते हैं। चुनाव में हम व्यक्तियों को नामांकन किया जाता है। भारत का निर्वाचन आयुक्त की देखरेख में चुनाव होता है और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके लिए हमें न्यूनतम कोटा निर्धारित किया गया है। न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए हमें दिए गए मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1। न्यूनतम कोटा की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने पर ही एक व्यक्ति को राष्ट्रपति पद प्राप्त हो सके। इस व्यवस्था से वह पद के अनुकूल सम्मान का पात्र हो सकता है। इस पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता को अपने मत पत्र उतने ही पसंद के व्यक्ति को देने का अधिकार है जितनी संख्या में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। सर्वप्रथम पहली पसंद दी जाती है। जैसे हम बात करें कि एक हमें बैलेट पेपर प्राप्त होता है, 5 लोग खड़े हैं, तो हम यदि निर्वाचन मंडल में हैं तो हमें वरीयता देनी पड़ती चुनाव कि मैं पहले इसे पसंद करता हूँ ए पर, बी पर मैं सेकंड इसको पसंद करता हूँ, सी पर इसको पसंद करता हूँ। इस प्रकार की व्यवस्था इसमें की जाती है। सर्वप्रथम पहली पसंद या प्रथम वरीयता की मतों की गणना की जाती है। इसमें यदि पहली पसंद में मतों की गणना से किसी उम्मीदवार का चुनाव कोटा पूरा नहीं होता है तो दूसरी पसंद की मतगणना की जाती है। लेकिन पहली पसंद की मतों की गणना से किसी भी उम्मीदवार को चुनाव कोटा प्राप्त न हो तो फिर क्रम से दूसरी तीसरी पसंद के मतों की गणना की जाती है। आगे हम देखते हैं कि जो निर्वाचन मंडल है उसके वोट का मूल्य क्या है। इसके लिए 2 फार्मूले रखे हैं जो हमें ऐड करने होते हैं। पहला है किसी भी राज्य या संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों के मतों की संख्या का मूल्य। जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उन के जो एमएलएज हैं, राज्यसभा वो विधानसभा सदस्य हैं, उनके मतों का मूल्य निर्धारण करने के लिए ये फार्मूला रखा है कि राज्य या संघीय क्षेत्र की जनसंख्या भाग राज्य विधानसभा या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या भाग 1000। दूसरा, संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य की मतों की संख्या मूल्य निर्धारित करने के लिए समस्त राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्या का कुल योग भाग सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। यह हम संसद के जो सांसद हैं उनकी मतों का मूल्य इस फार्मूले से निर्धारित करते हैं। मतों के गणना के संबंध में यह जो फार्मूला है इस प्रक्रिया को अपनाया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव के समय समस्त राज्यों के प्रभाव में जनसंख्या के आधार पर एक रूपता रहे। सभी राज्यों की विधानसभाओं को सामूहिक रूप से संघीय संसद के बराबर प्रभाव रहे। समस्त विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का योग भी भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार संसद के दोनों सदनों के सदस्य भी भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस फार्मूले में इस प्रकार को दर्शाया गया है। इस प्रकार मतों के मूल्यों के आधार पर मतों की गणना की जाती है। यदि प्रथम वरीयता की मतों की गणना में किसी उम्मीदवार को 50% से अधिक मत नहीं मिलते हैं तो हम द्वितीय मतगणना करते हैं।
फिर तृतीय करते हैं। अगला, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद हम ये देखते हैं कि उन्हें पद से किस प्रकार हटाया जाता है। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। अनुच्छेद 56 एवं 61 के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर यदि राष्ट्रपति अपने पद के अनुरूप कार्य नहीं करता है, संविधान पर अतिक्रमण करता है, तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। महाभियोग की प्रक्रिया संविधान में जो संसद है उसमें प्रस्तावित की जाती है। दूसरा, यदि वह चाहे तो स्वयं भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। अगला, या 5 वर्ष पूर्ण होने पर स्वतः ही वह उससे रिटायर्ड हो जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया जब लगाई जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व लिखित में सूचना दी जाए। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। हम जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान में दी गई पद्धति महाभियोग द्वारा उसे हटाया जाता है। इसमें महाभियोग लगाने के लिए अभियोग लगवाने और सदन की समस्त संख्या का 1/4 भाग सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किया होना आवश्यक है और उसे 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित में सूचना दी जाती है। अब संसद का जो सदन महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहा है, वह सदन अपने 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है या ये पद के अनुकूल कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वो 2/3 बहुमत से उसे पारित करता है। दूसरा सदन इसकी जांच करता है कि वास्तव में प्रथम सदन या जिस सदन ने प्रस्ताव पेश किया है वह ठीक है या नहीं, उसकी जांच करता है, आरोपों की जांच करता है और वो संतुष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति जी को हटाना औचित्यपूर्ण है, तो अपने 2/3 बहुमत से उसे पारित कर देता है और पारित होने के बाद वह उस पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को वेतन भत्ते राष्ट्रपति को मासिक 5 लाख रुपए प्रति माह देय होते हैं और ये 5 लाख रुपए आयकर से मुक्त होते हैं, टैक्स फ्री होते हैं। उनको पद पे रहते हुए निःशुल्क आवास मिलता है और रिटायर होने पर 5 साल पूर्ण होने पर उन्हें पेंशन और भत्तों का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन और उनके हटाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया है। हम ये देखते हैं कि राष्ट्रपति अपने पद पर निश्चित अवधि के तक कार्य करता है और त्यागपत्र या मृत्यु या महाभियोग की स्वीकृति के कारण यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसे 6 माह के अंदर नया निर्वाचन
होना आवश्यक है। नए राष्ट्रपति की जो कार्य अवधि है वो भी 5 वर्ष ही रहेगी। इस प्रकार हमने आज राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी बात की। अगली कक्षाओं में हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्यों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में। थैंक यू।